से उधर घूम के और अपना संगठन का मामला जो है संगठन के नाम से और पैसे इतने काम करते हैं, इसके उदाहरण आपको मिल ही गए होंगे। एक एक संगठन के 3-3 4-4 नाम चले हुए हैं एक एक संगठन के ऊपर। मैं आपको नाम लेके कह रहा हूँ कि एचजीटीयू के नाम से अपने आप को बहुत बड़े फतेह का कहने वाले 4 संगठन, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर एक के पास भी नहीं है। नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं हरमेश असिंगटा। प्राथमिक शिक्षक पहले 8 प्राथमिक शिक्षक है, पहले सस्पेंड होते हैं और अब इनको चार्जशीट किया गया है। इस पर शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। जब बातचीत होगी, मंत्री ने आश्वासन दे दिया, सरकार ने आश्वासन मिल गया, बावजूद इसके फिर उनको चार्जशीट किया जाता है। इससे मामला सुलझने की बजाय अब और उलझता दिखाई दे रहा है। शिक्षकों के क्या मुद्दे हैं, क्यों शिक्षक संगठन भड़के हैं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज शिक्षक नेता डॉक्टर मामराज पुंडीर हमारे साथ है। पुंडीर साहब, ताजा कार्रवाई यहीं से शुरू करते हैं कि ये अभी चार्जशीट किए गए हैं। पहले इन्होंने आंदोलन किया, लंबे समय तक ये शिक्षा निदेशालय के बाहर ये आंदोलन पर डटे रहे, सरकार से बातचीत हुई, मामला सुलझ गया, लेकिन अब और उलझ गया। ये पिछले दिनों मेरे ख्याल से 43-44 दिन के आसपास इनका धरना चला था और धरना हमारे संविधान में प्रोविजन के लोकतंत्र के अनुसार उनका एक मौलिक अधिकार भी है। तो धरना सरकार के पास अपनी मांग को लेके जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं और उसके बाद एक इनके आपस में वार्तालाप हुई। मेरे ख्याल 7 जून को वार्तालाप हुई और उस वार्तालाप में ये निष्कर्ष निकला कि जो जितनी इनकी मांगे हैं, डिमांड है, उस पर चर्चा की जाएगी और सार्थक चर्चा की जाएगी। और जो अध्यापक साथी सस्पेंड थे, जिनके ऊपर चार्जेस लगाए थे, जब चर्चा सरकार से हो जाती है, जिसमें शिक्षा मंत्री महोदय खुद जाके इनका अनशन तोड़वाते हैं और अधिकारी भी उस बैठक का हिस्सा थे, तो आज उसको दोबारा से चार्जशीट करना मैं हैरान भी हूँ कि इस प्रकार की प्रक्रिया ये पहले कभी होती नहीं थी। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री को स्वतः एक संज्ञा लेना चाहिए कि अधिकारी अपने आप को, प्रदेश कर्मचारियों को किस प्रकार अगर ऐसा दबाने का काम करा तो कहाँ का लोकतंत्र रह गया। ये बहुत दुखद विषय भी है। डिमांड लेके जब आपकी चर्चा होगी, सरकार से चर्चा होगी, तो अधिकारी भी उसी सरकार का हिस्सा है, तो आप सरकार की बात भी आप मानने को तैयार नहीं है। तो बहुत इसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री खुद जाके इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका ये कहना था, जब हमने पहले भी उनको कवर किया था, जब चौड़ा मैदान में उन्होंने आंदोलन किया, लोकतांत्रिक तरीके से किया, बावजूद उसको उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए। ये कहा गया कि आपने वहां पर यातायात में बाधा पहुंचाई। इस तरह से वो पहले भड़के हुए थे, फिर उन्होंने आंदोलन किया, फिर उसके बाद सस्पेंशन हुई, फिर चार्जशीट हुए। मेरे ख्याल से ऐसा आंदोलन हमने पहली बार देखा है कि जब आपको रास्ता, एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया गया, कोई भी गाड़ी को आने जाने में कोई बाधा नहीं डाली, और जो धरना प्रदर्शन अगर हुआ भी है तो वो आपका बिल्कुल साइड में था और वो सरकार को इंटीमेट करने के बाद, सरकार से परमिशन लेने के लिए अप्लाई करने के बाद ही हुआ है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कई बार निवेदन किया है कि आप वार्तालाप में खुद इन्वॉल्व हो जाइए। शिक्षा मंत्री महोदय ने भी बड़ा दिल दिखाया, वार्तालाप किए, लेकिन उसका निचोड़ ये आएगा कि आज हम दोबारा से जो है इस लेवल पे पहुंच गए कि वो ये तो अब खिंचना जा रहा शुरू हो रहा है, आपस की लड़ाई और बढ़ने का एक अधिकारियों ने प्रयास किया, तो इससे मामला उलझना शुरू कर गया है। ये बड़ा सवाल ये है कि जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इनका कोई ज्यादा शिक्षक संगठन इतने ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कोई मान्यता प्राप्त है, कोई किसी को अवकाश मिलता है, बहुत सारे, उस पर कभी और आएंगे, लेकिन इनका किसी ने खुले मन से समर्थन नहीं किया। नहीं, वो सिंगटा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैं जिस दिन धरने पे बैठे, मैं स्वयं धरने पे खुद गया, मैंने वार्तालाप की इनसे कि आपकी डिमांड है। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन किया, मेरे टेलीफोन पे भी बात हुई, शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई कि आप एक बार इनको बुला लीजिए, इनके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ आप ही हल कर सकते हैं। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। तो दूसरा, देखो ये बहुत दुर्भाग्यवश है कि प्रदेश में आज 45 से ज्यादा संगठन है और उन संगठनों का काम क्या है, वो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो सिर्फ छुट्टियों का आनंद लेते हैं और कुछ लोग संगठन सरकारी चमचागिरी करने में व्यस्त रहते हैं। कल तक वो आरोप लगाते थे, लेकिन आज वो सब उस पर हम आना भी नहीं चाहेंगे। तो ये सरकार को, अगर सरकार पहल करती, धरना प्रदर्शन होना ही नहीं था। उन्होंने कई बार समय मांगा, कई बार मुख्यमंत्री से निवेदन किया, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पाई। और एक लोकतंत्र में हमें संविधान में प्रोविजन है कि आप अपनी मांग को मनाने के लिए सरकार के पास अगर आपको जाना पड़ता है तो एक धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का उसमें प्रोविजन डाला गया है, उन्होंने वो स्वीकार किया। मूल सवाल पे आते हैं। 45 संगठन, आपने कहा कि 45 संगठन है,
कहा ही जाता है, आरोप ये लगते हैं कि शिक्षक नेतागिरी ज्यादा करते हैं, जो उनका शैक्षणिक काम है, जो पढ़ाने का काम, बुनियादी काम तो उनका पढ़ाना है, स्कूलों में काम नहीं करते, लेकिन वो राजनीति पूरी करते हैं। ये आपका सवाल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक भी है कि ऐसे कई संगठन है जिनका काम अखबारों की सुर्खियां समेटना है। अब आप देखिए, पिछले दिनों हमने एक प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से और सरकार से किया था कि जो आपने सिंगापुर दौरे पे जो लोग भेजे उनका इतिहास चेक किया क्या? वो पिछले 2.5-3 साल से डायरेक्टरेट में बैठे हुए, क्या उनका रिजल्ट चेक हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो जब तक उनको उनका अपना नंबर, डायरेक्टरेट वाले लोगों का अपना नंबर नहीं आया, तब तक कोई इस पॉलिसी के ऊपर वो सवाल उठाते गए। बाद में जब सिंगापुर के सब कुछ बेहतर हो गया, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर सरकार इसको संजीदता से लेती है, सीरियसली लेती है, और अंकुश लगाने का भी सरकार को ही करना पड़ेगा। कैसे 45 संगठन बन गए? छुट्टियां कौन सैंक्शन कर रहा है? एक आदमी 20,000 छुट्टियां जो है प्रदेश पदाधिकारी को मिलती है, 45 के लगाइए, 45 को अगर आप एवरेज लगाओ तो 900 लोग बनते ही है। और ये सारे के साथ यही काम करते हैं कि इधर से उधर घूम के और अपना संगठन का मामला जो है संगठन के नाम से, और पैसे इतने काम करते हैं, इसके उदाहरण आपको मिल ही गए होंगे। एक एक संगठन के 3-3, 4-4 नाम चले हुए हैं एक एक संगठन के ऊपर। मैं आपको नाम लेके कह रहा हूँ कि एचजीटीयू के नाम से अपने आप को बहुत बड़े फतेह का कहने वाले 4 संगठन, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर एक के पास भी नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। और विवाद भी आया था, आप वीरेंद्र चौहान और उनके संगठन की बात करें, उनके 3-4 संगठन खड़े हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनल जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने खुद ही स्वीकार किया, ओरिजिनल किसी के पास नहीं है। छुट्टियां किस ग्राउंड पे छुट्टियां ले रहे हैं? सरकार किस ग्राउंड से उनके साथ बैठक कर रही है अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है? तो ये बहुत देखना पड़ेगा सरकार को। और वो आप हैरान होंगे, ये पीटीएफ वाला रजिस्ट्रेशन यूज करते हैं कई बार, तो ये बहुत दुर्भाग्यवश है। ये प्रदेश के कर्मचारियों के ना हित में है, ना प्रदेश के लोगों के हित में ही जाएगा, ना बच्चों के हित में। एक सवाल आपसे जुड़ा भी है, उन्होंने, वीरेंद्र चौहान ने आपको भी घेरा कि आप ही नेतागिरी करते हैं, बीजेपी सरकार में आपने पूरी एक तरह की मलाई डकारी, वो इनका आरोप है। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं उनका नाम वैसे लेना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो किसी के खिलाफ भी कुछ बोल सकते हैं। मैं आज आपके इसी चैनल के माध्यम से सरकार को भी कह रहा हूं कि 1.5 साल का समय रहने दीजिए, 1 साल का समय, ये आदमी आपके खिलाफ भी खड़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि जिसके ऊपर ये आरोप मैंने पढ़ा हो, जब आपका इंटरव्यू आपके चैनल पे उन्होंने कहा था कि मैं भगोड़ा हूँ, फलाना हूँ, कहाँ से भागे? आरोप किसके ऊपर है? 18 लाख घोटाले का आरोप किसके ऊपर है? ढली थाना में एफआईआर किसके ऊपर हुई है? सेटलमेंट पैसे से किसके साथ हुआ है? कौन भगोड़ा हुआ? और आप कल तक डायरेक्टरेट में बैठने वाले लोग थे, आप हमें भी बोलते थे, आप क्यों बैठे आज? आप डायरेक्टरेट में, अरे आप उनका नहीं हो पाया जिन्होंने आपके परिवार के लोग को पीटीए के माध्यम से रेगुलर किया है, आप उनके खिलाफ भी आप हो गए थे। तो इसलिए इनको ये किसी के साथ नहीं है। जेबीटी के धरने को खत्म कराने में, उनको असफल कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सचिवालय कर्मचारी बाहर आए, ये लोग जाके सरकार के समक्ष खड़े हो कि हम आपके साथ हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज प्रदेश के कर्मचारी अपने हितों की आवाज उठाने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि ये लोग बीच में बैठे हुए हैं जो सरकार के पास जाके हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से जो हम डालते हैं, उसका स्क्रीनशॉट सरकार तक पहुंचाने का काम ये करते हैं, और मुझे ये रिपोर्ट सरकार से जाती है। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा मैं चाहता भी था करें, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया है। दूसरा, आपके अपने संगठन के हालात, आपके 4 संगठन के आप चल रहे, और आप, अच्छा, एक उन्होंने पर को बात की कि मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से आपको निकाला गया है, और वो पूर्व लिखते, और इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुख्यमंत्री के पर्सनल डिपार्टमेंट से एक आदेश निकला था कि कोई भी पदाधिकारी 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष, 1 बार ज्यादा अध्यक्ष नहीं रह सकता है। आप बोल रहे, मैं पिछले 4 साल जीत के आया हूँ। आप जिस संगठन का मैं कार्यकर्ता हूँ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यकर्ता था, हूँ और रहूंगा। ये उस संगठन में हमेशा पदाधिकारी जो है वो चयन होता है वहां पे, और ये दायित्व परिवर्तन होता है। कार्यकर्ता ही रहता है। वो जो हमारे संगठन के प्रधान है, महामंत्री नहीं चलते, वो वहाँ कार्यकर्ता होता है। आज भी ये कार्यकर्ता लाइफ लॉन्ग रहता है। और ये राष्ट्रवादी संगठन है, आप कितने साम्यवादी संगठन का हम जो है प्रचार प्रसार नहीं करते, इसलिए उनको बहुत ज्यादा चर्चा में, मैं आपसे भी मीडिया से निवेदन कर लेना चाहिए। संयुक्त कर्मचारी संघ का आपने बनाया, आज कहाँ है आपका संयुक्त कर्मचारी महासंघ? वो तो ये दावा करते हैं कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ से भी बड़ा संगठन है। उनके साथ लगभग 70 विभागों के
अलग अलग यूनिवर्सिटी के, कॉलेजों के, अलग अलग बोर्डों निगमों के संगठन के साथ जुड़े हैं, मुद्दे वही उठाते, बाकी तो कोई बोलता नहीं, बाकी तो पिछलगू संगठन है, ये उनका दावा है। 2.5 साल हो गए हैं सरकार को बन के। 2.5 साल में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कितनी बैठक किसकी हुई है? एक भी बैठक एनजीओ को अभी एफिलेशन नहीं मिली, किसी को एफिलेशन नहीं ले पाए। और इनके पदाधिकारी तो मैं दोनों तीनों के नाम कर रहा हूँ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ और दोनों जो डायरेक्टर में बैठे हुए हैं, एक त्रिलोक जी का और दूसरा एक प्रदीप जी का। उनके पदाधिकारी हमें फोन करके बोलते हैं कि भैया आप ये डिमांड उठाइए। तो आज संगठन के हालात इस ग्राउंड पे हैं। हमारे आपने आरोप लगाया, हमने अपने सरकार में, पूर्व सरकार में काम भी करा के दिए, जो आज सारे के सारे हित। आप उस टाइम तो यही पदाधिकारी अपने आप को अर्थशास्त्री बोलते थे। अर्थशास्त्री, मैं इकोनॉमिक्स का पढ़ के आया हूँ। कहाँ गया आज इकोनॉमिक्स आपका? कहाँ है आपके पंजाब का पे स्केल? अरे आप डीए नहीं मांग पा रहे हो, पंजाब में पे स्केल की बात दूर की है। हाँ, डीए की बात आई, लेकिन कोई भी संगठन नहीं बोल पा रहा, डीए नहीं, एरियन नहीं, कुछ भी नहीं। जो फाइनेंशियल हमारे मुद्दे हैं वो पूरे के पूरे वहीं की वहीं खड़े, लेकिन कोई नहीं बोलता। पहले सचिवालय कर्मचारी संगठन ने जरूर पहल की थी, उनके ऊपर भी विशेषाधिकार हनन का मुकदमे के नाम पे उनको भी चुप करवाया गया। मैंने सिंगटा जी आपसे पहले ही कहा कि कर्मचारी आज नहीं बोलेगा, क्योंकि और मैं ये इस ग्राउंड पे कह रहा हूँ, कर्मचारी किसी का नहीं होता है, चाहे सरकार जो मर्जी आए। कर्मचारियों के हित में आवाज, देखो, मैं शायद मेरी बातों से आप भी सहमत होंगे या नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहली कैबिनेट में, सरकार की पहली कैबिनेट में आपको ओपीएस दिया, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा फैसला था। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने पर्सनली भी धन्यवाद किया कि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है, और ये प्रदेश के कर्मचारियों की मांग थी। आप हैरान होंगे, फर्स्ट डे ओपीएस लागू करने के बाद सारे के सारे मामले कोर्ट चले गए, और आज कोर्ट में कितनी लायबिलिटीज फिक्स हो गई है। अरे मैं तो कर्मचारी को इतना निवेदन कर रहा था कि भैया जब आपको सरकार ने ओपीएस दिया, 1 साल तो वेट कर लेते, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जितना बड़ा फैसला था उसको तो मान लेते, लेकिन नहीं माना। आज मुख्यमंत्री महोदय जी के ये हालात है हमारी सरकार के कि ना पैसा देने को है, क्योंकि वो लायबिलिटीज, कोर्ट कितनी लायबिलिटीज है, हर दिन केस आता है। कुछ लोग कर्मचारी ऐसे भी जिनको 2-2 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट भी रेगुलर कोर्ट में चले गए, 18 साल तो गए भी है, और बैक डेट से सारे के सारे बेनिफिट लेना चाह रहे थे। तो इस वाले मामले में मुझे सरकार के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ कि कर्मचारियों ने सरकार को धोखा दिया है, और ओपीएस देने के बाद आप कम से कम सरकार के साथ कुछ टाइम तो खड़े रहते। तो कर्मचारी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्मचारी को लगता है कि हर चीज हमें ही मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, समाज में कई वर्ग ऐसे जो बहुत शोषित वर्ग है, कंप्यूटर अध्यापक हो गया, एसएमसी अध्यापक हो गया, जिनके बारे में बात भी नहीं करता है। तो ये मुद्दे थे जिसके पे इनको लड़ना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल के स्क्रीनशॉट करके सरकार को भेज के हमारी चार्जशीट कराने से कुछ नहीं निकलने वाला। तो अस्थायी नियुक्तियां हैं, उसमें जैसे आपने एसएमसी का जिक्र किया, वो तरस रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक है वो तरस रहे हैं नियमित होने के लिए, और सरकार अब आउटसोर्स से भी और आगे बढ़ गई कि ठेके पर नौकरियां हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं आपको बताना चाहूँ कि जब पूर्व सरकार में एसएमसी अध्यापक की हमने मांग हम उठाते थे, और उसमें क्लोज नंबर 9 और क्लोज नंबर 10 था, उसके माध्यम उसमें क्या था कि अगर कोई कर्मचारी आपकी जगह आ जाएगा, अध्यापक आ जाएगा, तो आपको जो है वो छोड़ना पड़ेगा, आपको पद से हटना पड़ेगा। क्लोज नंबर 9 और क्लोज नंबर 10 हमने ही माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हटा के उनको बेनिफिट दिलाया था। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, धरने भी दे दिए, आपने पानी भी पिला दिया, जूस भी पिला दिया, कुछ आउटपुट आया क्या? कंप्यूटर अध्यापक जहां बैठा है वहीं बैठा है। और एक दूसरी बात जो आपने कहा कि आउटसोर्स, ये आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का 90% कर्मचारी आउटसोर्स पे जा रहा है। हर डिपार्टमेंट आउटसोर्स रिक्रूटमेंट, जब आउटसोर्स रिक्रूटमेंट आप करोगे ना, ओपीएस कहाँ से मिलने वाली, आप समझ सकते हैं। एक जो सवाल हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि वही जो शिक्षक है वो नेतागिरी ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई का जो मूल काम है पढ़ाई का वो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कभी कोई एक सरकार आती तो डायरेक्टरेट में कोई एक पक्ष का लोग बैठ जाते हैं, वो दूसरे विपक्ष में चले जाते हैं, वो पूरी सियासत कर रहे हैं। शिक्षक नेता भी पूरी सियासत कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि आप प्रदेश में खड़े संगठनों की जांच बिठाइए, जिस संगठन के पास एफिलिएशन उसको खत्म करिए ना। अगर सरकार नहीं कर रही तो इसमें गलती किसकी है? अगर कोई हमारा संगठन भी अगर ऐसा, उसको भी खत्म करिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपके माध्यम से एचजीटी के 4 संगठन चले हुए, एफिलिएशन एक के पास भी नहीं है, कौन बंद करेगा इसको? हर महाजन साहब ने ये मुद्दा, ये बात उन्होंने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस शिमला में, जब हमने सवाल पूछा था, इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने जरूर बात कही थी कि कार्रवाई करें, हम तैयार है, हमारे ऊपर भी कार्रवाई करो, हम तैयार है।
ऐसे तो आप दूसरे व्यक्ति जो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि करनी चाहिए सरकार को। मैं कह रहा हूँ कि एक एक प्रदेश में प्रदेश के पदाधिकारी को 20 छुट्टियां मिलती है एक आदमी को, जिले में 10 मिलती है, ब्लॉक में 5 मिलती है। आप एवरेज लगा लीजिए, पूरा का पूरा आप लेखा जोखा निकालो, कौन छुट्टियां देता है। एफिलेशन आपके पास नहीं है, मैं छुट्टियां लेके आपके पास आऊंगा, एफिलेशन नहीं है, भैया कैसे छुट्टियां ले रहे हो आप। और फिर आप टीएडी सरकार के संगठन के नाम से राज्य पदाधिकारियों को 20 छुट्टियां, 20, राज्य हाँ। कोई भी संगठन है, 45 संगठन है, इनके राज्य पदाधिकारियों को चाहे वो 70 पदाधिकारी, उनके 20 छुट्टियां अतिरिक्त मिलेगी। अतिरिक्त मिलेगी, जो जो संगठन के नाम से मिलती है। हम यही तो विषय है। आप सोचिए, मान लो 45 संगठन है और 45 संगठन 20 पदाधिकारी है, 900 हो गए। और 900 के आप लगाइए 20 छुट्टियां, 1800 छुट्टियां, ये लोग 18,000 छुट्टियां ले रहे हैं ये लोग। और जिला स्तर के फिर वो ब्लॉक स्तर के वो अलग है, जिला स्तर पे 10 है, ब्लॉक पे 5 है। तो ये सरकार को बंद करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बंद करो। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इन्होंने भी संज्ञान में लिया, हालांकि पहले भी ये संज्ञान में पहले रहा, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता है। एक पदाधिकारी को, आप हमारे साथ आज इधर, एक पदाधिकारी को जो ये 45 से 47 संगठन है शिक्षा विभाग से जुड़े, 20 छुट्टियां मिलती है, पूरा आनंद उठा रहे 20 छुट्टियों का। फिर 5 छुट्टियां ब्लॉक में, 10 छुट्टियां जो जिला स्तर के पदाधिकारी है। मान्यता है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा? जिनको मान्यता ही नहीं है वो भी इन छुट्टियों का आनंद उठा रही है। आप देखिए क्या मजे लगे हुए जिसको कहते हैं। इसमें मैं तो कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा प्रदेश के बच्चों के साथ, उन अभिभावकों के साथ जिनके बच्चे आपके पास विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ा धोखा है। पिछले दिन एक घटना आपको, क्योंकि आपके चैनल ने बहुत कवर किया था, और मैं टीच भारत का बहुत धन्यवादी भी हूँ कि आपने उस मुद्दे को, जो बच्चों के 86,373 बच्चों से संबंधित मुद्दा था, बोर्ड की परीक्षाओं का। और मैं जब आपका चैनल, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं था, वहाँ पे जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई माध्यम नहीं है। मैं आपके चैनल पे जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ पदाधिकारी अपने आप को हमने करवाया। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे कोई श्रेय की जरूरत भी नहीं है और मैं श्रेय लूंगा भी नहीं। लेकिन आज, क्योंकि आज आपके चैनल में बैठा हूँ, आपका प्रदेश में सबसे पॉपुलर चैनल में आता है, बताना चाहूंगा 17 तारीख को जब रिजल्ट निकलता है तो मैं स्कूल में थे, हमने रिजल्ट जब देखा। वीरेंद्र चौहान से मैंने सवाल जरूर उठाया था कि मुद्दा वो श्रेय ले रहे थे, तो हमने कहा कि डॉक्टर मामराज पुंडी ने ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने सबसे पहले उठाया था। ये वो मुद्दा क्या था, आप इसके बारे में बता सकते हैं? मुद्दा ये था कि जब +2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो हम दिन को जैसे डिक्लेयर हुआ 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, तो मैंने कंप्यूटर पे बैठ के सारे रिजल्ट निकाले। अपने विद्यालय का रिजल्ट निकला। मेरे विद्यालय में बिटिया जो है वो टॉप कर रही थी, उसका कुसुम नाम था। उसके मार्क्स देखे तो इंग्लिश में कुछ 63-64 मार्क्स थे। मेरे को लगा, मैंने बोला ये गलत है। बाकी देखे तो सबके इंग्लिश में कम थे। तो मैं अंग्रेजी का प्रधाध्यापक से मैंने बात की, मैं कहा यार आपका रिजल्ट बड़ा डाउन आया, क्या बात? बोले शायद टफ होगा। हम वो भूल गए। मुझे मेरे घर का केस था, भतीजी का फोन आया कि चाचू मैं पास हो, मैं फेल नहीं हो सकती, इंग्लिश में वो फेल होगी। मैं एक कार्यक्रम था, गवर्नर साहब का कार्यक्रम था, वहाँ पे तो हम चले गए। और मैं शाम को, मैंने जब मेरे पास 25 के आसपास मार्कशीट आ गई, और जब मैंने उस मार्कशीट को मैंने एनालाइज किया तो उसमें फिजिक्स में किसी बच्चे के 100 नंबर, केमिस्ट्री में 100, मैथ में 100, अंग्रेजी में 82, 83, 80 पर। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है? और सिरमौर से मेरे पास कई डाटा आ गया। मैंने 25 मार्कशीटों को फोल्डर बनाया और मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजा और शिक्षा मंत्री जी को मैंने भेज दिया, और मैंने बोर्ड को भी भेजा। और मैंने एक वीडियो बना के क्लिप डाल के सोशल मीडिया पे, क्लास का था ये भी बता दीजिए। कक्षा +2 का था, अंग्रेजी का विषय था। और जैसे ही मैंने ये थोड़ा सा वायरल हुआ तो मुझे बोर्ड के सचिव का फोन आया। मैं आज आपके इसमें, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि ये चर्चा के विषय ज्यादा लाए, तो ये छात्रों के हितों से जुड़ा विषय, इसलिए हम चाह रहे हैं तो कि आपके माध्यम से सच्चाई सामने। शाम के 7 बजे के आसपास मुझे उनका फोन आया कि आप इस विषय को आप ले रहे हो और गलत विषय आप उठाया है, इसमें ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर ऐसा नहीं है, आप मेरे कहने पे 1-2 मार्कशीट चेक कर लें, और अगर नहीं हुआ है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। उनके शब्द ये थे, लेट द स्टूडेंट शुड डिसाइड, बच्चे डिसाइड करेंगे। मैंने बोला बच्चे तो डिसाइड करेंगे, आपकी फीस 1,000 रुपए वो कौन पे करेगा? हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खाने का 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ नहीं है, या तो आप फीस कम कर दीजिए। मैंने उसे आग्रह किया, और मुझे उस टाइम तक मुझे लगा कि शायद ये नहीं था, ऐसा शायद नहीं होगा। सुबह मैं किसी बोर्ड के अधिकारी का मुझे रात को फोन आया, उन्होंने मुझे डिटेल बताई कि भी ऐसा हुआ है, और मैं खुद शौक में चला गया कि ऐसी गलती। अंग्रेजी का 9 तारीख को पेपर होना था, वो कैंसिल हो गया, और 29 को जब दोबारा पेपर होता है तो आपकी जो आंसर की आपने 9 वाली डाल दी, और OMR शीट आप 29 की डाल रहे हो।
जब ये विषय मेरे ध्यान में आया तो जब मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया, उनका मैसेज मैंने उनको किया और शिक्षा मंत्री का मुझे फोन आ गया, अगर आपने ये किया है तो इसकी हम जांच कराएंगे, अगर आप गलत हो तो मैं कहा जी मैं कल्प्रिट हूँ, मुझे सजा देने को तैयार है। मैं फिर वो इसको मुझे लगा कि मुझे अब लड़ना चाहिए। मैंने फिर आप मीडिया के माध्यम सभी से मैंने आग्रह किया कि इसको उठाइए, और आपने बहुत इस सार्थक आपने उठाया, इसको जनता तक पहुंचाया। मीडिया के साथियों का मुझे सहयोग मिला, पेरेंट्स का मुझे सहयोग मिला। मैंने 650 के आसपास की मार्कशीटें मेरे पास इकट्ठी हो गई थी, और मैंने इसको अब मैं उठाऊंगा। 20-19 को ऐसा, और 19 को एक अच्छा 19 की गलती क्या करके उन्होंने दिन को +2 का रिजल्ट जो है वो डिलीट कर दिया, लिंक हटा दिया। मैंने रात को ही मैं 10 बजे के आसपास लाइव हुआ, मैंने वीडियो बनाई, सभी मीडिया के साथियों को भेजी और मैंने मंत्री जी को भेजी। मुझे मंत्री जी का सुबह 5:12 पे मुझे मैसेज आता है कि उनका सर्वर डाउन था। अब आप देखिए बोर्ड से उनको जो मैसेज आया, उन्होंने बोर्ड के अधिकारी उनको भेजा, उन्होंने वही मैसेज मुझे कन्वे किया और मैंने उनको कहा कि अगर सर सर्वर डाउन होता है तो पूरी की पूरी वेबसाइट वो बंद हो जाती है, सिर्फ +2 का रिजल्ट नहीं जाना चाहिए था। और उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज किया कि आई विल चेक एंड अगर किसी के साथ अन्याय यहाँ पे नहीं होने दूंगा। मैं आज आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का भी और शिक्षा मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। 20 तारीख की शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अधिकारी करते हैं, बोर्ड के सचिव करते हैं, तो ये मामला जब सेटल होता है तो मुझे 20 की शाम को मुझे शिक्षा मंत्री जी का फोन आता है कि आपने एक बहुत बड़ा विषय उठाया था और उसका नतीजा आज आप देख रहे 86,373 बच्चों के सबके मार्क्स बढ़े, सबके मार्क्स इसलिए बढ़े 10 से 12 नंबर बढ़े। और इसका श्रेय मैंने पहले भी कहा, जिसको श्रेय वो श्रेय ले। मैंने 27 साल की नौकरी होगी है, अलग अलग संगठन में अलग अलग पदों पे काम किया है। मुझे जो सुकून यहाँ मिला था ना, मैं उस सुकून के लिए लड़ रहा था। तो जो आपने आशंका जाहिर की थी वो बिल्कुल सही निकली और वो बड़ी चूक बोर्ड की बड़ी चूक पकड़ी गई। आप हैरान होंगे, जिन आउटसोर्स को जो दिया था, बल्कि एक मैं जो आपका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसमें छोटा सा बच्चों का नुकसान नहीं हुआ। ये शब्द किसी एक कर्मचारी नेता ने कहे थे, कर्मचारी अध्यापक ने कहे थे। वैसे भाषा, उनकी भाषा मेरे ख्याल से हमारे संस्कार में भाषा आती नहीं है। कैसे नहीं हुआ नुकसान? कांगड़ा में पालोपुर में बिटिया ने आत्महत्या कर ली और अगले दिन वही रिजल्ट आता है कि उसी पेपर में पास होकर चली जाती है और कंपार्टमेंट उसकी आती है। क्या नुकसान नहीं हुआ? हमारे सराज में एक बच्ची जो जिसको डिसेबिलिटी बच्चे, जिसको हम स्पेशल बच्चा कह सकते हैं, वो बच्चा पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी में फेल था और वो घर से 3 दिन से खाना नहीं खा रही थी। और उनके जो पेरेंट्स है वो बहुत हाई लेवल के दिव्यांग बच्चा था। जब मेरी उनसे बात हुई, उनका जब रिजल्ट आया तो बिटिया जो है इंग्लिश में पास होगी, फर्क नहीं पड़ा क्या? 2,500 ज्यादा बच्चे सीधे डायरेक्टली पास हो गए जो कंपार्टमेंट पे थे पहले। तो ये हम माने कि भाई आप देखिए, आप किसी संगठन में काम कर, आपका दायित्व सरकार के साथ उचित, सरकार को जो सही है बताना चाहिए, गलत भी बताना चाहिए। और इसका मैंने बताया मुख्यमंत्री जी का, मुझे 23 तारीख को दिल्ली से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा विषय आपने सेटलमेंट कराया है, इसके लिए सरकार का ध्यान में, जो हमारे ध्यान में नहीं, नेचुरली नहीं होता सरकार के ध्यान में मामला, तो हमें बतानी चाहिए चीजें और हमने उसका नतीजा है। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, जिसको श्रेय लेना वो लेता रहे। हमें सुकून मिला, उस सुकून का मैं, क्योंकि मुझे बच्चों से संबंधित मैटर था, इसलिए हम इसको उठाया था। अब अंतिम सवाल, जो ये कर्मचारियों से जुड़े मसले हैं, शिक्षकों से जुड़े मसले, इसके लिए क्या जितने संगठन है, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, इन सब संगठनों को क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि अब एक मंच पर आके अपनी आवाज सरकार तक प्रमुखता से कहनी चाहिए? देखिए ये करना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि आप देखिए, जब एनजीओ होता है, एनजीओ सरकार को एक एप्लीकेशन मिलती है तो प्रदेश के कर्मचारी की मांगे वो उठाती है। आज आप प्रदेश में देखिए 4-5 तो एनजीओ बन गई है, कुछ संयुक्त कर्मचारी महासंघ बने, कुछ कर्मचारी शिक्षक समुदाय के तो 45,000 संगठन है। तो एक मंच पे मुझे नहीं लगता आने वाले समय में ये लोग आ पाएंगे, और अगर किसी में है तो आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके माध्यम से कि ये बहुत बड़ा आघात प्रदेशी कर्मचारियों को है। हमारे पूर्व सरकार में कुछ भत्ते सरकार नहीं दे पाई थी, जिसे आपके अलाउंसेस नहीं दे पाई थी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह जाके प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए, और जयराम जी को पता नहीं क्या क्या गालियां नहीं दी होगी। मतलब आज आप शब्द नहीं बोल पा रहे। तो ये मुझे लगता है कि कर्मचारी आज टुकड़ों में बढ़ चुका है और हर कर्मचारी अपना हित देखता है कि मुझे अपना पर्सनल बेनिफिट हो गया, और जो बोलते हैं हमारे जैसे लोगों को ट्रांसफर करके चले जाते हैं। तो इसलिए कर्मचारी जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और ऐसे मुझे आने वाले समय में इस प्रकार के मुझे हालात नहीं दिखते। जेबीटी का धरना प्रदर्शन किया,
और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया, उसको असफल कराने में ये जो एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी हम बात करें, इनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप सरकार के अच्छा जब हमने हमारी सरकार से बात हुई, सरकार ने कहा कि इनका विरोध एक डायरेक्टेड एक नहीं करना चाहिए। डायरेक्टेड एक क्यों कर रहे हो आप? अरे भैया, जेबीटी अध्यापक ने कौन सा डायरेक्टर बन जाना है? उसको डायरेक्टेड 1 2 4 10 कर लीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके अपने प्रमोशन एवेन्यूज को बचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए और अलग अलग संगठन को इनके साथ खड़ा हूं। मैंने आग्रह भी किया था, लेकिन कोई भी कर्मचारी संगठन खड़ा नहीं हुआ। वो अपना हित देख रहा है, बीच छुट्टियां काट रहा है, मजे ले रहा है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके काम चलाने का वो काम कर रहा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी संगठन हो या चाहे शिक्षकों के संगठन हो, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। इसका नतीजा ये है कि सरकार भी उनकी जो अदायगी है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे पा रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि अभी कर्मचारी संगठन बटे हुए हैं। हालांकि कोशिशें ये की जा रही, कुछ लोग कर रहे हैं कोशिशें, ये संगठन एक हो जाए और सरकार के साथ किसी ना किसी तरीके से वार्ता की जाए, संवाद स्थापित किया जाए। और सबसे बड़ा जो संगठन है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, अभी उसको ही किसी भी गुट को सरकार ने मान्यता नहीं दे रखी है। टीज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।